वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर। ये आपकी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है और इसके दोनों पार्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में। एवलिन ग्लेनी जो होती है वो एक मल्टी पर्कनिस्ट होती है। पर्कनिस्ट मतलब क्या होता है? जो कि थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट परफेक्शन के साथ बजा सकती हैं और ये वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी सिंगर भी होती हैं। आखिर ये इस ऊंचाई तक पहुंची कैसे और हमें इनके बारे में इस चैप्टर में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो स्पेशल चीज़ यहाँ पर है कि ये जो थी ये डेफ थी, यानी कि इन्हें सुनाई नहीं देता था, पर इन्होंने म्यूज़िक के अंदर अपना फील्ड ऑफ म्यूज़िक चुना और इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा और जिससे ये एक अच्छी म्यूज़िशियन बन गई। एवलिन को ये प्रॉब्लम पहले से ही नहीं थी। ये नोटिस सबसे पहले उनकी मॉम ने किया था जब वो 8 इयर्स ओल्ड थी, जब वो पियानो का कोई लेसन सीख रही थी। जब एवलिन 11 साल की हुई, यानी 11 साल की हुई, तब पता चला कि वो सुन नहीं सकती और इसकी वजह क्या होती है? नर्व डैमेज। उनकी कोई नस के अंदर प्रॉब्लम थी, कोई नस डैमेज हो गई थी, इस वजह से उन्हें नहीं सुनाई दिया करता था। ये बहुत बड़ा शौक होता है एवलिन और उनकी फैमिली के लिए। और पर एल्विन एक चीज़ ठान लेती हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जिएंगी और अपना करियर परस्यू करेंगी म्यूज़िक के अंदर। कितनी अच्छी बात है कि एक ऐसा बच्चा जो कि नहीं सुन सकता पर वो तब भी अपना करियर म्यूज़िक के अंदर परस्यू करना चाहता है। और इन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एक और पर्कनिस्ट, रॉन फॉब्स, जो कि उनके पोटेंशियल और हार्डवर्क को देखकर उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं और उनकी मदद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये है रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स ने स्टार्ट करा 2 ड्रम्स के साथ उन्हें नोट्स सिखाने के लिए एल्विन को। उन्होंने ये भी एडवाइस दी कि आप अपने कान से सुनने की कोशिश मत करो, आप बस इनकी जो वाइब्रेशन होती है उसे सेंस करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आपके आसपास ड्रम वगैरह बजता है तो ज़मीन में वाइब्रेशन होती है, तो उस चीज़ को सेंस करो। थोड़े टाइम बाद जो एवलिन होती हैं वो कुछ ड्रम के नोट्स या किसी भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के नोट्स समझ लेती हैं, अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू उन्हें सेंस कर लेती हैं। एवलिन जो होती हैं वो ये भी सीख लेती हैं कि अब उन्हें साउंड और वाइब्रेशंस तक भी फील होने लग गई हैं म्यूज़िक की और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। एवलिन ये सोचती हैं कि अब वो पीछे नहीं देखेंगी, अब वो पीछे पलटेंगी नहीं, हार नहीं मानेंगी, अब वो अपना करियर म्यूज़िक के अंदर ही बनाएंगी। तो एवलिन ज्वाइन कर लेती हैं प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड गॉट एक्सेलेंट मार्क्स। जो एवलिन होती है वो प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी को ज्वाइन कर लेती हैं और एक्सेलेंस मार्क्स भी ले आती हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। एवलिन अब ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस के अंदर आ चुकी हैं। ऑर्केस्ट्रल वर्क क्या होता है? जब ग्रुप में सिंगिंग करते हैं। अब ये ऐसे लेवल पे आ गई हैं, ये अकेले ही परफॉर्मेंस दिया करती हैं और उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिलता है। एवलिन ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और एवलिन के ये हार्ड वर्क का उन्हें फल मिल गया और ये वर्ल्ड्स की मोस्ट आप क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी मल्टी पर्कनिस्ट बन गई, जो कि 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब बजा सकती थी। इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist Year Award। 1991 के अंदर एवलिन को रॉयल फिल्मोनिक सोसाइटी की तरफ से एक सोलोइस्ट अवार्ड मिलता है, सोलिस्ट ऑफ द ईयर का, यानी कि वो ये वाली अकेडमी का जो ईयर अवार्ड था वो भी उन्होंने जीत लिया। और एवलिन फ्री कॉन्सर्ट भी दिया करती थी प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स के अंदर, और वो छोटे जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं उन्हें भी क्लास देती हैं। जो एवलिन थी वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी उन लोगों के लिए जो कि सुन नहीं सकते थे और हैंडीकैप्ड थे किसी भी चीज़ की वजह से। एवलिन ने ये भी प्रूव कर दिया कि इम्पॉसिबल कोई वर्ड है नहीं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बस आप अपने गोल पे ध्यान रखो और हार्ड वर्क करो, आपको आपके गोल का फल मिल जाएगा। क्या आप लोग भी एवलिन की फ़ोटो देखना चाहते हो? तो ये है एवलिन ग्लेनी। आप इनके म्यूज़िक्स भी सुन सकते हो, आप इनके गाने वगैरह भी सुन सकते हो इस वीडियो के बाद। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी का पार्ट नंबर
2। पार्ट नंबर 2 में जो हमारे चैप्टर है वो शुरू होता है शहनाई से। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ शहनाई और कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हम इस चैप्टर में सीधा मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमारे यहाँ पर हमें एक छोटी सी स्टोरी भी मिलती है कि शहनाई इन्वेंट कैसे हुई। एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, ये रहा वो पुंगी, ठीक है। और ये बैन कर दिया गया था बाय द एम्परर औरंगज़ेब, क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट थी। जैसे कि मतलब कोई एक बंदा होता है वो पुंगी बजा रहा होता है, तो वहाँ पर से जो एम्परर औरंगज़ेब होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अरे ये पुंगी की आवाज़ तो बहुत ही घटिया है, अब से ये पुंगी बजनी नहीं चाहिए, ये पुंगी अब से बैन कर दो। तो जो एम्परर औरंगज़ेब थे उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया, और इस पुंगी को इम्प्रूव किया एक बार्बर ने, जो बार्बर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी इस पुंगी को मॉडिफाई करने में। उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए और उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, पर जो एंड में पुंगी के ऊपर उन्होंने इतनी मेहनत करके उसे बना दिया शहनाई। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करती है। अब जो वो नाई होता है वो जाता है अपने जो हमारे शास चैम्बर होते हैं उधर जाता है और बोलता है कि अरे महाराज, मैं तुम आपके लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ, इससे मैं आपको एक धुन सुनाऊंगा। और वो जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट से बजाता है वो धुन, और जो एम्परर औरंगज़ेब हैं उन्हें वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है। तो वो कहते हैं अरे ये शहनाई तो बहुत अच्छी आवाज़ निकालती है, अब से ये शहनाई बहुत चलेगी, इस शहनाई को हर कोई बजा सकता है। शहनाई का नाम भी यहीं से ही आया, क्योंकि शहनाई जो थी वो सबसे पहले बजाई गई थी शास चेम्बर में। शाह जैसे शह तो ये रहा शाह, और इसे किसने बजाया था, एक नाई ने, तो ये रहा नाई, यानी कि शह नाई। शहनाई का भी नाम इसी तरह से निकला था। यह है छोटी सी शहनाई की स्टोरी कि शहनाई कैसे बनी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि शहनाई बजाई जाती थी कहाँ कहाँ पर। शहनाई जो थी वो टेम्पल्स के अंदर बजाई जाती थी, बेसिकली ट्रेडिशनली टेम्पल्स के अंदर बजाई जाती थी, और ऑस्पिशियस प्लेसेस के अंदर भी बजाई जाती थी शहनाई। और जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने शहनाई को बहुत इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, सिर्फ इंडिया में नहीं और बाहर की कंट्रीज़ में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही शहनाई को पॉपुलर कर दिया। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बनारस घराने से बिलोंग करते थे, और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो 21 मार्च 1960 में पैदा हुए थे। और जब ये थे दमराउन, बिहार के अंदर एक गांव था दमराउन नाम से, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जो बिस्मिल्लाह खान के फादर थे, ग्रैंडफादर और अदर पेटर्नल एंसेस्टर थे, वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। मतलब कि जो बिस्मिल्लाह खान के फादर थे, ग्रैंडफादर और पेटर्नल एंसेस्टर्स, मतलब कि जो उनके पूर्वज थे वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। बिस्मिल्लाह खान को इंटरेस्ट आने लगा म्यूज़िक में जब वो 5 साल के थे। जब वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के थे तो उन्हें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। वो एक छोटे से बच्चे थे जो कि बिहारी जी टेम्पल के अंदर गाया करते थे भोजपुरी चायता, एक भजन टाइप का था। बिहारी जी टेम्पल मतलब एक कृष्ण जी के टेम्पल के अंदर ये भोजपुरी चायता गाया करते थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ये भी देखते हैं कि उनके जो मेटर्नल अंकल्स मतलब जो उनके मामा हैं, जैसे ताऊ मामा, चाचा वगैरह, इन्हें हम कहते हैं मेटर्नल अंकल्स। जो बिस्मिल्लाह खान के मेटर्नल अंकल्स होते हैं वो शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वो जो बिस्मिल्लाह खान होते हैं वो फैसिनेट भी हो जाते हैं कि अरे यार ये शहनाई तो बड़ी मस्त है, मुझे भी अब से ये शहनाई बजानी है। धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह खान है वो लेसन्स लेने लग जाते हैं कि शहनाई कैसे बजाते हैं, और वो पूरे के पूरे दिन शहनाई बजाने की प्रैक्टिस ही करते रहते थे, जो कि रिवर गंगा के पास इनका वो फेवरेट स्पॉट था। वो उधर ही प्रैक्टिस करा करते थे पूरे दिन भर। जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तब उन्होंने अपने अंकल के साथ वो गए थे इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पर उन्हें ह्यूज एप्रिसिएशन भी मिला रेसाइटल ख़त्म होने के बाद। रेसाइटल मतलब जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूज एप्रिसिएशन भी मिला, उन सब लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी।
जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के अंदर खुला था 1938 के अंदर, तब उन्हें उसके अंदर भाग लेने का, मतलब ऑल इंडिया रेडियो में शहनाई बजाने का उन्हें मौका मिला था बिस्मिल्लाह खान को। और जब रेडियो पे सब लोग शहनाई सुनते थे तो वो सोचते थे यार ये तो बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं। सबको उनकी शहनाई बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती थी जब वो शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस दिन 15 अगस्त 1947 के अंदर रेड फोर्ट पे भी शहनाई बजाई थी। और ये बहुत ज़्यादा दूर दूर तक भी ट्रैवल करे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी दी थी। और बहुत ज़्यादा मैनी नेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इन्होंने जीते थे। ये एक फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने प्रेस्टीजियस लिंकन सेंटर हॉल के अंदर परफॉर्मेंस दी थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। ये इतना बड़ा सा जो हॉल है लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इसके अंदर परफॉर्मेंस दी थी। जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने पार्ट भी लिया था मॉन्ट्रियल के अंदर, जहाँ पर जैसे कि बहुत सारे अलग अलग म्यूजिशियंस आते हैं और वो अपना शो दिखाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भी पार्ट लिया था। और इन्होंने केनेस आर्ट फेस्टिवल के अंदर भी शहनाई बजाई थी, जो कि था ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर। जो नेशनल अवार्ड्स थे वो भी इन्हें मिले थे, जैसे कि पद्माश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन्हें इस टाइप के कुछ अवार्ड्स मिले थे। और 2001 के अंदर तो इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। यानी कि भारत रत्न अवार्ड क्या है, पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो भी इन्हें मिल गया था। आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। प्लेयर थे। बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्हें अपनी कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। जब भी वो फॉरेन कंट्री में जाया करते थे तो वो हमेशा इंडिया के बारे में ही बात करा करते थे और इंडिया की तारीफ़ करा करते थे। और उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव था दमरौन बनारस से। फॉन्ट मतलब उन्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव था अपने दमरौन गाँव और बनारस से। और वो कभी वो बनारस से तो दूर रह ही नहीं पाते थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब वो बनारस से दूर रहते थे, क्योंकि वहाँ पर गंगा रिवर थी। उनकी फेवरेट जो जगह थी वो थी गंगा रिवर, क्योंकि उन्होंने उधर ही शहनाई बजाना सीखा था। जो हमारे बिस्मिल्लाह खान हैं उन्होंने 2 फिल्म्स के अंदर भी म्यूज़िक दिया है अपना। उन्होंने मतलब म्यूज़िक दिया है 2 फिल्म्स को गाकर। और जो वो फिल्म है वो बहुत ज़्यादा नेशन वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है। यहाँ पर एक ये मूवी का नाम है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पर जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे वो आर्टिफिशियल ग्लैमर टाइप के म्यूज़िक नहीं गाना पसंद करते थे। जैसे कि मतलब वो ये सोचते थे कि मैं ये म्यूज़िशियन हूँ तो मैं अच्छे म्यूज़िक ही बनाऊँगा, मैं कुछ ऐसे ऐसे म्यूज़िक्स नहीं बनाऊँगा। और एक और फन फैक्ट जो कि एक स्टोरी है बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान के एक बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन थे, एक ट्रू डिवोटी आप उन्हें कह सकते हो, बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने उन्हें इनवाइट करा था कि यूएसए के अंदर वो शहनाई के एक बहुत बड़ा कॉलेज था या स्कूल था, उसके अंदर वो अपना स्कूल वो हम खोल के दे देंगे और आप उन्हें वहाँ पर पढ़ाओ। पर जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मुझे अपनी रिवर गंगा और अपना कंट्री बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं आकर वहाँ पर पढ़ाने भी लग जाऊँ बच्चों को, तुम स्कूल भी बनवा कर दे सकते हो, पर वहाँ पर गंगा रिवर लेके आ सकते हो। तो उन्होंने इस तरह बिस्मिल्लाह खान ने उन्हें कहा कि मुझे गंगा रिवर से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं वो नहीं कर सकता, यूएसए में आकर वहाँ पर नहीं रह सकता। तो यही है हमारी ये चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर, जिसके दोनों पार्ट्स हमने इस चैप्टर में कवर करे हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।